तो ये पूरा एक साल का करंट अफेयर्स और मेरे ख्याल से जितना इम्पोर्टेंट हो सकता है पूरे साल का, और इम्पोर्टेंट मतलब करंट का जो टॉपिक है उसके अंदर भी जो चीज़ें छोटी मोटी पूछी जा सकती हैं वो मैंने अपनी समझ से सब रखा है। तो ध्यान से एक बार देख लेंगे तो एग्ज़ाम में गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे। मोस्ट प्रोबेबली इसमें से कुछ ना कुछ तो फंस ही जाएगा करंट में। तो सबसे पहला है दितवा साइक्लोन, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है ये, बट फिर भी आपको जानना चाहिए कि ये साइक्लोन जो है इंडियन ओशियन में आया साइक्लोन, और ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है। कल की क्लास में मैंने बताया था कि ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन के क्या लक्षण होते हैं, वो कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, एटसेट्रा। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ट्रॉपिकल का मतलब 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में बनता है। इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि इसका नाम दितवा जो है वो यमन के द्वारा रखा गया। यमन एक कंट्री है इंडियन ओशियन में, ओके, हिंद महासागर के पास में। नामकरण कैसे किया जाता है? नामकरण करने के लिए हमारा जो इंडियन ओशियन से सटे हुए 13 देश हैं, कुल 13 देश में, जैसे बांग्लादेश है, भारत है, ईरान है, मालदीव है, म्यांमार है, ओमान है, पाकिस्तान है, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। तो ये 13 देश में से हर एक देश 13-13 नाम सुझाता है, मतलब 13-13 नाम सजेस्ट करता है। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ जो नेम्स हैं वो 169 हो जाते हैं, ओके। और फिर उन 169 नामों में से साल भर जिसका जब नंबर आता है, नंबर का मतलब इनमें अल्फाबेटिकल होता है कि जैसे सबसे पहले इसमें बांग्लादेश, फिर इंडिया, फिर ईरान, फिर मालदीव, फिर म्यांमार, फिर ओमान, मतलब ABCDEFGH से ये। तो सबसे पहला नंबर आएगा बांग्लादेश का। अगर इस साल कोई तूफान आता है तो पहला मौका मिलेगा बांग्लादेश का कि इन 169 नामों में से कोई एक नाम वो चुन ले, कोई एक नाम सजेस्ट कर ले, ओके। तो नॉर्मली होता क्या है कि उसने जो 13 नाम सुझाया है उसी में से वो अपना एक नाम चुन लेता है, ओके। अगला जो, अच्छा एक और छोटी बात ये कि दितवा जो जगह है, दितवा एक जगह है यमन के करीब में, ओके। उस लेगून है, मतलब टूरिस्ट प्लेस है, उसके नाम पर ये रखा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। फिर दीपावली यूनेस्को की मानवता सूची में शामिल कर लिया गया। यूनेस्को है एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। ये यूनाइटेड नेशन के अधीन काम करता है यूनेस्को, ठीक। इसका काम होता है पूरी दुनिया में एजुकेशन को बढ़ावा देना, ठीक। संयुक्त राष्ट्र संघ का की एक शाखा के तौर पर ये पूरी दुनिया में जितने भी इसके सदस्य देश हैं उन सदस्य देशों में शिक्षा को बढ़ावा देता है, या कैसे शिक्षा को और बेहतर बनाया जाए इस पर अपना सजेशन देता है। इसके अलावा इसका दूसरा काम है लोगों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना, साइंटिफिक अप्रोच डेवलप करना, ओके। और इसका तीसरा काम है जो कल्चरल एक्टिविटीज को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा देना कि सदस्य देशों के बीच में आपस में सांस्कृतिक आदान प्रदान हो सके, ठीक। और उसी सीक्वेंस में, उसी क्रम में यूनेस्को जो है वो 2 तरह की सूचियां बनाता है, ठीक। तो एक सूची वो बनाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, जो हेरिटेज साइट्स होते हैं यानी जो विरासत, यानी हमारे पूर्वजों ने जो कोई साइट डेवलप की, जैसे ताजमहल या हुमायूं का मकबरा या दिल्ली का लाल किला, ये हमारी विरासत है, ऐतिहासिक विरासत है, ठीक। तो ऐसे ऐतिहासिक विरासतों की सूची तैयार करता है कौन? ये, अच्छा, इस सूची में वो सभी साइट्स शामिल किए जाते हैं जो इंसान के द्वारा डेवलप किए गए हैं, यानी नेचुरल साइट्स को ये उस सूची में शामिल नहीं करता है, ठीक है। मतलब हो सकता है कि गौहर महल शामिल कर लिया जाए, लेकिन उसमें श्यामला हिल्स शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि श्यामला हिल्स जो है इंसान के द्वारा डेवलप किया गया नहीं है। गौहर महल या ताजुल मस्जिद ये इंसान के द्वारा बनाया गया है। तो एक सूची तो ये होती है। अब ये जो साइट्स होती हैं, साइट्स कैसी होती हैं? फिजिकल होती हैं,
मूर्त होती है। मूर्त या फिजिकल होने का मतलब हम देख सकते हैं आंखों से, उसका एक शेप होता है, उसका कलर होता है, उसकी एक डिजाइन होती है। लेकिन हमारी जो संस्कृति होती है, संस्कृति में कुछ अमूर्त तत्व भी होते हैं। अमूर्त का मतलब हो गया जैसे मेरी भाषा, मेरी लैंग्वेज हो गई, ये ऐसी चीज नहीं है मेरी भाषा कि जो आपको दिखाई दे रही है। हाँ, मैं बोलूंगा आप समझोगे। मालवी भाषा हो गई, बुंदेलखंडी भाषा हो गई। इसी तरह से नॉलेज, इसी तरह से आर्ट्स के जितने फॉर्म्स होते हैं, कोई भी कला, देखिए दो चीज है, एक है कला, या बल्कि मैं बोलूं तीन चीज है। एक है कला, एक है कलाकार, और एक है कलाकृति। तो इसमें कलाकार और कलाकृति ये फिजिकल है। मतलब कोई भी कृति तैयार, कोई पेंटिंग तैयार हुई तो पेंटिंग फिजिकल है, पेंटिंग को आप देख सकते हो, पेंटिंग को रैप करके आप अपने घर ले जा सकते हो, पेंटिंग को आप बेच सकते हो। लेकिन जो पेंटिंग करने की स्किल है, वो स्किल सिर्फ सीखी जाती है, तो वो कला है ना। तो ये कला अमूर्त हो गई, धर्म अमूर्त हो गया, टेक्नोलॉजी, तकनीकी अमूर्त हो गई कि कोई किस तकनीकी पर, मतलब कैसे कोई किसी प्रोडक्ट को बनाता है, निर्मित करता है वो, तो ये सारी चीजें अमूर्त हो गए। अब मैं अगर यहां बताऊं तो आप क्या समझ सकते हो कि संस्कृति जो होती है, जिसको हम कल्चर कहते हैं ना, इस यूनेस्को का काम है इसको प्रमोट करना। तो इसके दो हिस्से होते हैं, एक संस्कृति का जो मूर्त पक्ष है जिसको हम टेंजिबल बोलते हैं, और एक अमूर्त पक्ष है जिसको हम इनटेंजिबल बोलते हैं। कई बार कंफ्यूजन ना हो एक साधारण इंसान के लिए, एक आम इंसान के लिए, इसको ऐसा भी कह दिया जाता है कि संस्कृति का जो, मतलब कई सारे विद्वानों ने ये शब्द उपयोग में लिया है, इस शब्द को यूज किया है कि जो संस्कृति का मूर्त पक्ष होता है उसको उन्होंने कहा सभ्यता, ओके, और अमूर्त पक्ष को केवल कह दिया संस्कृति। तो बड़े पैमाने पर यह कॉन्सेप्ट भी चलता है कि हम जैसे यहां पर क्या कर रहे हैं, कल्चर के दो पार्ट कर रहे हैं। तो जब हम इस हिसाब से कल्चर के दो पार्ट करते हैं और मूर्त और अमूर्त कहते हैं, तो यहां क्या मतलब होता है, यहां संस्कृति का मतलब होता है कि इंसान के द्वारा बनाई गई हर चीज, इंसान के द्वारा पैदा की गई हर चीज, ओके, वो कोई नैरेटिव भी हो सकती है, वो कोई कलाकृति भी हो सकती है, वो कोई भवन भी हो सकता है, वो कोई डिजाइन भी हो सकती है, ठीक। तो हर एक चीज यानी मैन मेड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट इज कॉल्ड कल्चर। यानी जो हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण का मानव निर्मित भाग ही संस्कृति है। आ रही बात समझ में? पर्यावरण यानी हमारे चारों तरफ जितनी चीजें हैं उसको हम दो भागों में बांट दें, एक नेचुरल जो हमने नहीं बनाया है, नदी, आकाश, धरती, पेड़ पौधे, जल, ये हमने नहीं बनाया है, और एक होता है भवन, कार बनाने की टेक्नोलॉजी, बम खूब गिराए जा रहे हैं अभी, है ना। तो ये सब हमारी बनाई गई चीज है, एयरक्राफ्ट ये हमारी बनाई गई चीज है, क्लियर। तो ये क्या हो जाता है, एक हो जाता है मानव, मतलब पर्यावरण का प्राकृतिक भाग, और एक हो जाता है पर्यावरण का मानव निर्मित भाग। तो पर्यावरण का जो मानव निर्मित भाग है, फिर उसके हम दो हिस्से कर देते हैं, एक में होता है मूर्त और एक में होता है अमूर्त। तो कई सारे विद्वान इस शब्द का उपयोग करते हैं कि मूर्त के लिए वो कहते हैं सभ्यता यानी सिविलाइजेशन, और अमूर्त के लिए वो कहते हैं क्या, अमूर्त के लिए क्या कहते हैं। अच्छा, यहीं से एक बात और आपको क्लियर कर दूं, जैसे अब आप पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, तो हिस्ट्री में आता है सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा है आपने हर समय। क्यों? क्योंकि उस साइट्स की खोज की गई, यानी चाहे हड़प्पा की खोज की गई, चाहे मोहनजोदाड़ो की खोज की गई, ओके, चाहे कालीबंगा की खोज की गई, जितने साइट्स मिले हैं वहां से हमें कोई विचार, भाई वहां के लोग होंगे तो हमें पता चलेगा ना कि उनके थॉट क्या है, उनकी सोच। अब आप ये जानना चाहते हो कि अमेरिकन के थॉट क्या है, तो आप अमेरिका जाके उनसे मिल लो, आपको पता चल जाएगा किसी मुद्दे पर वो क्या सोचते हैं, ठीक, ओके, उनका धर्म कौन सा है।
लेकिन हमने एक ऐसा इतिहास का समय कालखंड खोजा जहां की हमें सिर्फ ईंटें मिल रही हैं, जहां के हमें सिर्फ टूटे फूटे मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं। आ रही बात समझ में? हमें यह नहीं पता है कि वो सिविलाइजेशन यानी वो सभ्यता जिसने बसाई उसकी सोच क्या थी, वो सेकुलर था कि वो धार्मिक था। हम अनुमान लगा सकते हैं कि इससे यह पता चलता है कि वो ऐसे थे, लेकिन हम सटीक नहीं कह सकते। तो इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन होती है ना। उसके बाद जो आए आर्यंस, आर्यंस की क्या सोच थी, आर्यंस का लाइफ को लेकर के क्या अप्रोच था, मिले तो हम उनसे भी नहीं। ओके, आर्यंस से भी हम नहीं मिले, वो खाना बदोश जो आर्य घुमा करते थे, जिन्होंने 4 वेदों की रचना की, हमारा 1 to 1 उनसे भी नहीं हुआ। बट वो समझदार निकले। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी सोच, अपनी सामाजिक व्यवस्था, अपना धर्म, अपना विज्ञान, ये जो अमूर्त वाले सेक्शन है, इनको एक बुक में कंपाइल कर दिया। ओके, तो अब हमारे पास आर्यंस की सभ्यता ही नहीं, उनकी संस्कृति भी है। ठीक, तो आगे बात समझ में। अब यूनेस्को का काम क्या है, इसको भी और इसको भी, दोनों को संरक्षित करना। तो इसके लिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट जारी करता है, और इसके लिए इंटेंजिबल जो हेरिटेज लिस्ट होती है वो जारी करता है। अभी लेटेस्ट जो है 2005 यानी 2025 यानी प्रीवियस ईयर में दीपावली को शामिल किया गया है इंटेंजिबल लिस्ट में, और ये 16th एलिमेंट है हमारी। अब हमारे लिए थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, मतलब ये इसलिए नहीं जरूरी हो जाता है कि ये शामिल किया गया दीपावली। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में किसे यूनेस्को ने अपनी अमूर्त विरासत सूची में या अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है ना। तो फिर वहां पर जवाब होगा दीपावली। लेकिन ये जो 16 एलिमेंट्स हैं, 16 एलिमेंट्स हैं, ये हर समय ऑल टाइम, चाहे कोई एलिमेंट किसी साल में शामिल किया गया या नहीं शामिल किया गया, ये ऑल टाइम रेलिवेंट है। मतलब ये कभी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन चुके हैं भाई, बनेंगे ही ना, क्योंकि विश्व विरासत सूची में शामिल की दुनिया जान रही है इन 16 तत्वों के बारे में हमारे, है ना, और हम ही ना जाने तो इससे बड़ी बेवकूफी क्या होगी। तो हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। देखें, एक है कोडियाट्टम। ठीक, ये सबसे पहला एलिमेंट है जिसे 2008 में यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल किया। तो पहला फैक्ट ये हो गया कि अमूर्त विरासत सूची, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया जाने वाला पहला इंडियन एलिमेंट है कोडियाट्टम। ओके, ये कोडियाट्टम क्या है, ये हजारों सालों से, 1 2 4 100 साल नहीं, हजारों सालों से वो दौर है। हजारों सालों का मतलब जब आर्यंस का इन्वेशन साउथ में हुआ, जब द्रविड़ियन जो कल्चर थे, द्रविड़ कल्चर में हमारे जो वैदिक ऋषि मुनि थे उन्होंने पेंट्रेट किया, और धीरे धीरे दक्षिण भारत की भाषाओं जैसे तमिल होता है, तेलुगु होता है, इसी के साथ साथ संस्कृत भी साउथ इंडिया की एक लोकप्रिय भाषा बन गई। अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में, मतलब 2-3 दिन पहले केरला का नाम बदला। ठीक, तो क्या केरला का नाम बदल के रखा उन्होंने, केरलम, मतलब ये संस्कृत भाषा का शब्द हो गया, है ना। ओके, केरलम। आ रही बात समझ में। तो अब चाहे संस्कृत बोलो चाहे मलयालम बोलो, यानी इससे यह भी पता चलता है कि ये जो दक्षिण भारतीय भाषाएं हैं वो संस्कृत के बहुत क्लोज हैं, संस्कृत के बहुत करीब हैं। ठीक, तो पूरे दक्षिण भारत में संस्कृत जो है वो एक लोकप्रिय भाषा के रूप में विकसित हो चुकी थी 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक आते आते। इज इट ओके। अब क्या यहां, अब भाई जब संस्कृत ही मेन लैंग्वेज थी तो गीत भी संस्कृत में ही गाए जाएंगे। कोई अपना दुख व्यक्त करेगा तो वो भी अपनी भाषा में तो अपना दुख दर्द बयां करेगा। कोई नाटक होगा, थिएटर होगा। ओके, तो
वो दौर था जब पूरे भारत में थिएटर, रंगमंच, नाटक, आप देखो प्राचीन काल यानी प्राचीन भारत में आप जाके देखो तो वहां आपको हिंदी में नाटक नहीं मिलते हैं, है ना। चाहे किसी भी राइटर, कालिदास की बात कर लो, कालिदास ने नाटक लिखा अभिज्ञान शाकुंतलम, है ना, हिंदी में नहीं है, आर्य भाषा में, किस में है, संस्कृत में है। तो जब संस्कृत में नाटक लिखा जा रहा है तो उसका संवाद भी संस्कृत में होगा। लेकिन धीरे धीरे हजारों सालों के जो सफर में हम संस्कृत कहीं पीछे छोड़ आए और हमारा रंगमंच या तो हिंदी में आ गया और या तो हमारी जो लोक भाषाएं होती हैं, जो लोकल लैंग्वेजेज होती हैं, अवधी हो गया, बुंदेली हो गया, हमारे थिएटर्स उनमें चले गए, हरियाणवी हो गया, पंजाबी हो गया, ओके। और उन्होंने अलग अलग भाषाओं में थिएटर का अलग अलग रूप ले लिया। अब पूरे भारत में अभी तक जो प्रैक्टिस में है वो ओरिजिनल संस्कृत में किया जाने वाला इकलौता थिएटर है ये कोडियाट्टम। आ रही मेरी बात समझ में कि जब आप कोडियाट्टम थिएटर मतलब इट इज नॉट, कोडियाट्टम इज नॉट अ डांस, ओके, समझते ना इस चीज को, डांस, नृत्य, हाँ, नाटक, दोनों का डिफरेंस समझते ना। नाटक में क्या होता है, नाटक जैसे नाटक का एडवांस वर्जन है मूवी जिसमें डायलॉग्स होते हैं। तो जब आप ये नाटक देखने जाएंगे केरला का तो ये नाटक का जो डायलॉग्स होंगे, जो गीत होंगे वो संस्कृत भाषा में होंगे। तो ये बहुत ही क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण तत्व हो गया जो शायद अगर संरक्षित ना किया गया तो डूबने की कगार पर, समाप्त होने की कगार पर है। ठीक, इसके बाद वैदिक चैंटिंग होती है। वैदिक चैंटिंग का मतलब क्या होता है, ऋग्वेद के मंत्रों का चैंटिंग करना। चैंटिंग को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो गान, ओके, समझे। अब सबका एक तरीका होता है, जैसे अपना नेशनल एंथम गाते हैं, कैसे नहीं कैसे भी गा दिया, ओके। और उसके साथ जैसे नेशनल एंथम हमारा है जन गण मन, तो उसका एक तरीका है, उससे संबंधित कुछ सेट रूल्स हैं कि 52 सेकेंड्स में गाया जाना चाहिए। उससे संबंधित रूल ये है कि जब नेशनल एंथम गाया जा रहा हो तो सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाना चाहिए सबको, है ना। तो ऐसे ही वैदिक इसी तरह समझिए, जो हमारे ऋग्वेद के मंत्र हैं जब उनका गान किया जाता है, उनका उच्चारण किया जाता है, तो एक निश्चित उसका लय है, ओके, मतलब एक निश्चित तरीका है, एक सरल भाषा में बोलूं तो एक निश्चित राग है और उसके साथ साथ में कुछ रिचुअल्स हैं। अच्छा, भारत में देखते ये सारी चीजें नष्ट होती जा रही हैं। पूजा, धर्म, कर्मकांड के नाम पर बस कुछ मंत्र बचे हैं। आम भारतीय में पॉपुलर शब्द ऋग्वेद का केवल एकमात्र इकलौता मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बाकी सब गायब हो चुके हैं, तो उनको भी संरक्षित किया जाना जरूरी है। वाराणसी हो गया या उज्जैन हो गया, ऐसे जो हमारे धार्मिक नगर हैं, पुराने ऐतिहासिक धार्मिक नगर हैं, अभी भी वहां ये वैदिक चैंटिंग जिंदा है। तो यूनेस्को का फर्ज है कि वो उसको भी संरक्षण प्रदान करे। नंबर 3 वन इज रामलीला। रामलीला आप जानते हैं, रामचरितमानस में जो स्क्रिप्ट लिखी गई है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा, ठीक, उसी के ऊपर अभिनय किया जाता है। राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान बन के आते हैं, रामलीला होता है, रावण का भी कैरेक्टर होता है। पहले कैसा होता था, पहले पूरे उत्तर भारत में दशहरे के समय में 10 दिन की रामलीला चलती थी, है ना। लेकिन जब से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आई या जब से रामायण और महाभारत जैसे सीरियल्स आए, रामानंद सागर, ओके, तब से रामलीला का मंचन या रामलीला खत्म होता गया। तो इसका भी संरक्षण आवश्यक है। इसके बाद होता है रमन। रमन क्या है, रमन जो उत्तराखंड है और हिमाचल प्रदेश है, यानी हमारे जो 2 पहाड़ी राज्य हैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, यहां पर एक खास प्रकार का जो लोकल थिएटर है
या एक खास प्रकार की ये कला है धार्मिक, जिसमें नृत्य किया जाता है, छोटा मोटा हाट सजता है, वहां पर कुछ कलाकार जो हैं वो अजीब अजीब तरह से सज के आते हैं और पौराणिक गाथाओं पर वो अपना मंचन करते हैं। इसके बाद है तीसरा, चौथा या पांचवा छाऊ डांस है। छाऊ छाऊ का मतलब क्या होता है? छाऊ का मतलब होता है छावनी। छावनी शब्द से छाऊ बना। ओके, किससे? छावनी क्या होती है? छावनी होती है सैनिकों की। ओके, तो ये छाऊ जो नृत्य है बेसिकली ये छावनियों में जो राजाओं महाराजाओं की छावनियां हुआ करती थी, जहां पर सैनिक लोग निवास करते थे, जहां सैनिक लोग अपना डेरा डालते थे। ओके, उन छावनियों में उनकी फिजिकल फिटनेस के लिए, मतलब वो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, इसके लिए एक खास प्रकार का मार्शल डांस या मार्शल 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 का मतलब सैनिकों के द्वारा जो किया जाए वो मार्शल होता है। ओके, तो ये एक खास प्रकार का मार्शल आर्ट है जो 3 स्टेट्स में पॉपुलर है, और 3 स्टेट में, पूरे स्टेट में पॉपुलर नहीं है ये, 3 स्टेट के सिर्फ 3 जिलों में ये पॉपुलर है। क्लासिकल डांस ये खास प्रकार का नृत्य है अपने आप में। इसमें कौन कौन से स्टेट्स हैं? एक स्टेट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में एक जगह पुरुलिया। ओके, ये पुरुलिया में है फेमस। इसके बाद एक दूसरा स्टेट है, एक दूसरा झारखंड है ना? ओके, तो झारखंड राज्य है। झारखंड राज्य में सरायकेला नामक जगह पर ये होता है, और इसके अलावा मयूरभंज उड़ीसा में, ये 3 जगह पर ये डांस किया जाता है, छाऊ नृत्य किया जाता है। इसके बाद होता है कालबेलिया। कालबेलिया में सबने देखा होगा ये वाला कालबेलिया का डांस जो होता है। काल का मतलब होता है सपेरा, ठीक, सॉरी, काल का मतलब होता है सांप, और बेलिया मतलब होता है शिकारी। वास्तव में बेलिया नहीं, बहेलिया होता है वो। तो काल का बहेलिया। ओके, अब वो हो गया कालबेलिया। तो कालबेलिया कौन होता है? सपेरा, जो सांप को पकड़ता है, सांप को टोकरी में भर के इधर उधर, अब तो खैर बंद हो गया, लेकिन पहले बहुत होता था कि कहीं भी गली में, कुचे में, मोहल्ले में सपेरे आते थे और टोकरियों में तरह तरह के सांप वो भर भर के लाते थे और वो दिखाते थे, और ओके, मजमा लगाते थे, है ना? देखा है आप लोगों ने भी कभी सपेरे टोकरी में सांप लेके आते हैं, है ना? तो ये जो सपेरे होते हैं, ये सपेरे, तो ये तो सपेरों का, अच्छा, सपेरों का अगर आपने गौर किया हो तो एक खास तरह का वो उनका जो अटायर भी होता है। मतलब ऐसा नहीं जींस पैंट पहन करके और टी शर्ट पहन करके वो सांप लेके घूम रहे हैं। एक खास तरह की, मतलब लुंगी बांधते हैं, फिर कुर्ता पहनते हैं, फिर उसके ऊपर जैकेट पहनते हैं, फिर साफा बांधते हैं, और बीन हाथ में रख के, और इधर टोकरी ऐसी लंबी सी, मतलब वो कपड़े का एक थैली जैसा होता है, उसमें रख के ऐसे चल देते हैं, है ना? तो हमने यही देखा है। लेकिन राजस्थान में क्या है? राजस्थान में ये परंपरा रही है, प्रथा रही है कि ये जो सपेरे होते एक अकेले नहीं चलते, मतलब 4-5 के ग्रुप में चलते हैं, और साथ में इनकी महिलाएं भी होती थी या होती हैं। तो जब ये सपेरे अपना मजमा जमाने के लिए, जब खेल दिखाने के लिए, सांप दिखाने के लिए जब बीन बजाते हैं थोड़ी देर, तो उनकी जो परिवार की महिलाएं हैं, जो अच्छी डांसर होती हैं, तो वहां पर उनका एक प्रोग्राम ये भी रहता है कि वो उसमें डांस करती हैं। तो वहीं से ये डांस पॉपुलर हो गया, सपेरों का डांस, कालबेलिया नृत्य हो गया। ओके, तो ये भी यूनेस्को ने अपने लिस्ट में शामिल किया है। इसके बाद है मेडियाट्टू। ओके, ये मेडियाट्टू क्या है? ये केरल का डांस है, और ये पौराणिक नृत्य है। पौराणिक का मतलब पुराणों की कथा पर आधारित नृत्य है ये, ठीक। इसमें जो एक होती है देवी है काली, और एक राक्षस है जिसका नाम है दरिका। ओके, तो किस तरह से, जैसे हमारे इधर होता है ना, अक्सर आप दुर्गा पूजा या दशहरे में अक्सर ये देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, झांकियां लगती हैं, और अगर 100 झांकियों को देखने आप जाएं,
दुर्गा पूजा या दशहरे के अवसर पर, तो आप उनमें से 100 में कम से कम 40 में तो ये देखेंगे कि एक ही शो हो रहा है, क्या, महिषासुर मर्दनी है। महिषासुर मतलब भैंसासुर। भैंसासुर का किस तरह से माँ दुर्गा ने वध किया था। तो हमारे तरफ जो भैंसासुर को मर्दन करने वाली, उसका वध करने वाली काली माँ है या दुर्गा माँ है, उधर साउथ में वही देवी पॉपुलर है, काली मैया, और वो महिषासुर की जगह पर दरिका नामक राक्षस का वध करती है। और इसी पर आधारित एक नृत्य नाटिका होती है जिसका नाम है मेडियाट्टू। तो ये दो ध्यान रखना, केरल से अट्टू या अट्टम का मतलब ही डांस होता है, एक कोडिया और एक मेडिया। ठीक, कोडिया मेडिया, कोडियाट्टम मेडियाट्टम। ठीक, ओके, अट्टम दोनों में है, रिया दोनों में है। ओके, एक में को है, एक में है। ओके, तो कोडियाट्टम मेडियाट्टम। चलो आगे। इसके बाद लद्दाख है। लद्दाख आप जानते हो, लद्दाख जो है वो एक हमारा सीमावर्ती, अभी तो संघ शासित क्षेत्र हो गया है, यूनियन टेरिटरी हो गया है ना, जिसकी कैपिटल लेह होती है। ओके, और ये जुड़ा हुआ है किससे? ये जुड़ा हुआ है तिब्बत से, तिब्बत के पठार से जुड़ा हुआ है। और एक जमाने में पूरे तिब्बत में बुद्धिज्म बड़ी तेजी से पनपा, बौद्ध धर्म का बड़ी तेजी से विस्तार हुआ, है ना। तो जब तिब्बत जो कि अभी चाइना के कब्जे में है, तो वो तिब्बत जब वहां पर बुद्धिज्म पनपा, तो वो बुद्धिज्म तिब्बत से जो कनेक्टेड इंडिया के स्टेट्स थे, भारत के राज्य थे, वो बौद्ध धर्म वहां भी आ गया। तो हमारे भारत में अगर मैं ऐसे मैप बना के बताऊं आपको, तो ये जैसे हिमालय वाला रीजन कर लेते हैं इधर, है ना, ये हिमालय हो गया। तो इसमें कौन कौन से स्टेट्स मिलेंगे आपको? पहला मिलेगा आपको लद्दाख यूनियन टेरिटरी, उसके नीचे आ जाएंगे तो आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे आप आ जाएंगे तो मिलेगा आपको क्या, उत्तराखंड। उसके बाद आ जाता है नेपाल, जो हमारे भारत का हिस्सा नहीं है। उसके बाद आ जाता है सिक्किम, और सिक्किम के बाद हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का ये इलाका है। इन सारे स्टेट्स में, इन सारे राज्यों में बड़ी संख्या में बौद्ध अनुयायी निवास करते, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो लद्दाख हो। ओके, इवन जैसे आप जानते हैं दलाई लामा, जो तिब्बती बौद्धों के धर्म गुरु हैं, दलाई लामा, है ना, वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं, है ना। तो ये सारी जगहों पर रहते हैं। अब ये जो तिब्बती जो बौद्ध धर्म है, जिसको हम अपनी सामान्य भाषा में या लिटरेचर की भाषा में हम इन्हें वज्रयान कहते हैं। क्या बोलते हैं? यानी बौद्ध धर्म की, जैसा आप जानते हैं, 3 शाखाएं पॉपुलर हुई, एक हीनयान, दूसरी महायान और तीसरी वज्रयान। तो ये जो तिब्बती बौद्ध हैं, ये वज्रयान संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं। ओके, तो इनमें जो बौद्ध ग्रंथ लिखे गए इनके विद्वानों द्वारा, जैसे हमारे यहाँ ऋग्वेद लिखा गया तो हम ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करते हैं, वैसे जो बौद्ध विद्वानों ने, तिब्बती बौद्ध विद्वानों ने जो बौद्ध ग्रंथ लिखे, उन बौद्ध ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा गया है उसका पाठ करते हैं ये लोग मठों में बैठ करके। लेकिन वो कला भी समय के साथ धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है, तो इसलिए यूनेस्को ने इसको भी संरक्षण प्रदान किया है। इसके बाद होता है संकीर्तना, या संकीर्तन कहलाता है ये। ओके, संकीर्तन या संकीर्तना जो है, जैसे हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के खासकर बुंदेलखंड के इलाके में, ठीक, अगर बुंदेलखंड में आप जाते हैं या बुंदेलखंड से आप ताल्लुक रखते हैं, बुंदेलखंड से आप जुड़े हुए हैं, तो आप पाएंगे कि बुंदेलखंड में 2 तरह के डांस बहुत पॉपुलर हैं। डांस गीत कह लीजिए, एक जैसे बधाई गीत होता है और एक होता है राई, हर अवसर पर किया जाता है। सेम वही पोजीशन, जैसे राई की जो स्थिति है बुंदेलखंड के लिए, ठीक वही स्थिति है संकीर्तना की। संकीर्तन मतलब इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में संकीर्तन कहते हैं। तो संकीर्तन की वही स्थिति है, हर अवसर पर जो मणिपुर के लोग हैं वो
हर सुख हो चाहे दुख हो, अलग अलग तरीके से उनके यहाँ संकीर्तन हर अवसर पर किया जाता है। इसमें क्या होता है, संकीर्तन करने वाले कुछ कलाकार होते हैं, सबके बस की बात नहीं होती है संकीर्तन करना, है ना भाई। हमारे यहाँ भी जैसे कीर्तन भजन करते हैं तो हर कोई थोड़ी भजन कीर्तन कर सकता है, कलाकार आते हैं। तो वो कलाकार जो होते हैं वो सिर्फ धोती पहनते हैं, धोती मतलब जो सफेद धोती होती है, ओके, वो धोती पहनते हैं और बड़े बड़े उनके हाथ में झांझ और मजीरा, ठीक। तो कुछ कलाकारों के हाथ में वो झांझ और मजीरा होता है और कुछ कलाकारों के हाथ में ढोल होता है, और झांझ मजीरा और ढोल लेकर के वो उछल उछल के नाचते हैं, और कुछ अपनी मणिपुरी में वो भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित कोई गीत गाते हैं। इसी को हम संकीर्तना कहते हैं, संकीर्तन कहते हैं। इसके बाद जंडिया वाला है एक जगह, ओके। क्या जंडिया वाला जो है जगह, ये पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट है, अमृतसर में ये जांडिया वाला जगह स्थित है, ओके। तो जांडिया वाला क्या है, जांडिया वाला में मेटल वर्क होता है। अब पहले जब अविभाजित पंजाब था, अगर हम तब जाएं पीछे, तो जांडिया वाला के बगल में एक शहर था लाहौर, अब वो पाकिस्तान का हिस्सा हो गया, ओके। तो ये दोनों शहर जो थे वो अपनी धातु शिल्प या धातु कला के लिए जाने जाते थे। लाहौर में लोहे की कलाकारी होती थी, जो लोहे का तमाम तरह का वर्क, लोहे का तमाम तरह का प्रोडक्ट तैयार किया जाता था। कौन करता है, लोहार। कौन, हाँ, लोहार ये काम करता है ना, ओके, समझे। और उसके पड़ोस में लाहौर पंजाब, उसके पड़ोस में आ गया क्या, उसके पड़ोस में जांडिया वाला आ गया। ये यहां पर पीतल वर्क होता है। अब आप बोलोगे पीतल से क्या होता है, तो पहले तो ये जान लो कि पीतल क्या होता है ना। तो एक मेटल है जिसको हम कहते हैं तांबा, ओके। तांबे और पीतल की डिफरेंस क्या क्या है, तांबा जो होता है वो थोड़ा ब्राउनिश कलर में होता है और सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट का मतलब तांबे का अगर लोटा जो हमारे मंदिरों में पूजा पाठ के लिए रखा जाता है, तांबे का लोटा होता है, आप देखोगे लोटे जगह जगह से धंसा रहता है। इसका मतलब हल्का सा गिरा नहीं कि उसको हल्की चोट लगी नहीं कि वो धंस गया, है ना। तो वो एक सॉफ्ट मेटल है। और तांबा यानी कॉपर इंसान के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पहली धातु है ना, ओके। अब इसके बाद क्या होता है, कॉपर में जिंक मिला करके, ओके, और एक एलॉय बनाते हैं, मिश्र धातु तैयार करते हैं। इज इट ओके। और इससे बनता है क्या, पीतल, ओके। तो पीतल को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं इंग्लिश में पीतल को, ब्रास बोलते हैं, है ना। अब ब्रास अगर ना समझ में आए तो कैसे समझोगे आप कि ब्रास क्या होता है, ब्रास का कलर क्या होता है। तो उसको समझने के लिए आप कहीं भी सिटी में जाके देख लो तो आपको मिल जाएगा चांदनी ब्रास बैंड, है ना। ब्रास बैंड होते हैं। अब ब्रास बैंड का मतलब क्या, शादियों में आपने देखा होगा ब्रास बैंड आते हैं, बड़े बड़े ढोल होते हैं और बड़े बड़े ऐसे पाइप होते हैं, और वो जो पाइप जिस मेटल का बनता है वो मेटल ब्रास है, पीतल है। और दूसरी पहचान क्या है कि पीतल बहुत कुछ सोने जैसा दिखता है, मतलब ऐसा कह सकते हो कि सोने से पीतल बहुत मैच करता है, लेकिन इसके बावजूद भी पीतल पीतल होता है, सोना सोना होता है। तो ये पीतल का वर्क होता है कहां, जांडिया वाला में। अब पीतल का वर्क क्या होता है, अब देखिए आजकल तो क्या है कि हमारे किचन पर पूरी तरह से स्टील का कब्जा हो गया, हमारे चम्मच स्टील के, हमारी थालियां स्टील की, हर मेटल स्टील का ही बर्तन हम उपयोग में ला रहे हैं। लेकिन पहले आप इमेजिन करो, या शायद आपने नहीं देखा हो, तो एक जनरेशन पहले आपके, यानी हमारी जो जनरेशन है, हमारी जनरेशन में हमने खूब देखा है, शादियां होती थी, शादियों में बहुत सारा बर्तन दहेज में मिलता था। अब वो बर्तन जो है पीतल और कांसे का ही बर्तन होता था। तो पीतल के गिलास होते थे, पीतल के कटोरे होते थे, अब गायब हो चुके हैं। पीतल का मटका आता था, मटकी पानी भरने के लिए पीतल की मटकी, पीतल का जग होता था, पीतल का
नवाबों के, मतलब मैंने देखा लखनऊ में जो नवाबी खानदान से ताल्लुक रखते हैं वो अभी भी आपको केवल इकलौता शहर मिलेगा। देखिए नवाबों का शहर तो भोपाल भी है, लेकिन भोपाल से नवाबी चली गई, खाली अब नवाबों का शहर ही रह गया बस। कुछ नवाबी स्ट्रक्चर दिखेंगे, बाकी नवाबी कल्चर आपको भोपाल में देखने को बिल्कुल नहीं मिल सकता। लेकिन लखनऊ आप जाओ तो लखनऊ में बहुत कॉमन है नवाबी कल्चर, मतलब आपको किसी भी गली मोहल्ले में वो नवाब जैसा इंसान, सफेद रंग की टोपी, तीन कोन जैसे नेहरू वाली टोपी होती है, बिल्कुल चकाचक सफेद बाल, चकाचक सफेद दाढ़ी, मुंह में पान भरे हुए, हाथ में एक झोला जिसमें पानदान रखा होगा, एक छड़ी मूठ वाली लिए, पतली पतले मोहड़े का पजामा पहने, ऊपर से कुर्ता, और कुर्ते के ऊपर जो शेरवानी होती है सेम मैचिंग कलर की, ऐसे बुजुर्ग लोग आपको अभी भी लखनऊ में मिल जाएंगे। आमिया आए मियाँ करते हुए ना, तो अभी भी लखनऊ से नवाबी नहीं गई है। अब वहां के घरों में बहुत कॉमन है पीतल के थूकदान, मतलब जब पान खाते, जैसे सपोज कर लो मैं टीचर हूं, मैं पान खाता हूं, तो ऐसा नहीं कि क्लास में पान खा के नहीं आना है, क्लास में पान खा के आना। जो क्लास पढ़ाते पढ़ाते पान खाएगा वो कला भी डेवलप कर लेगा कि कैसे पान को दबाते हुए बोला जाए। और सामने वाले पर दो चार थूक पड़ भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, आम बात है ना। तो पान का कल्चर है, पान का। अब ये होता है कि ज्यादा ही हो गया, मुझे नहीं निकल रहा तो बस यहां पीक दान रखते हैं, फिर वही आती है ना। तो ये पीतल का होता था। ओके, घर में जो गुलदस्ते घर में जो फ्लावर पॉट होते हैं अंदर रखते, वो उसका कवर पीतल, ऐसे बहुत परात पीतल का। ओके, थालियां पीतल की, ये सब कुछ बनता, ये सब कुछ मिलता है। और सारे सबसे खास बात क्या है, मशीन नहीं यूज की जाती बनाने में, इनको बनाने में मशीनों का उपयोग नहीं, सब हैंडमेड होते हैं। तो ये आपको जांडिया वाला में मिलेगा। इसके बाद नौरोज, नौरोज पर कल मैंने बात की थी कि ये पारसियों का त्योहार है नौरोज, है ना। और मुझे ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि पारसी पारसी होता है ना, हिंदू होता है ना, मुसलमान होता है। ओके, आज भी ईरान में जो पर्सियंस इस्लाम को कबूल चुके हैं वो भी नौरोज मनाते हैं, और बड़े धूमधाम से, यानी पूरे ईरान का ये त्योहार है। और वहां से, ईरान से, पारसी से दुनिया के दूसरे देशों में भी ले गए। आज हमारे भी बंबई में, यानी मुंबई में और गुजरात में बड़े पैमाने पर यह त्योहार मनाया जाता है। क्या है ये, पर्सियन न्यू ईयर, पारसी नौ वर्ष है। इसके बाद योग आप जानते ही हो, योग के बाद जो है वो कुंभ का मेला होता है। ओके, कौन सी 4 जगह कुंभ का मेला लगता है, कौन कौन सी जगह? पहले हरिद्वार से शुरू करिए, तो पहले हरिद्वार हो गया, फिर प्रयागराज हो गया, फिर उज्जैन हो गया, फिर नासिक हो गया, है ना। तो गंगा नदी के किनारे हरिद्वार और संगम में प्रयागराज, है ना। और इसके बाद क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ कहलाता है। और इसके बाद गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है, तो नासिक में। तो ये, इसके बाद दुर्गा पूजा होती है, ये आप जानते ही हो। और खासकर दुर्गा पूजा की जब हम बात करते हैं तो अब दुर्गा पूजा तो पूरे भारत में मनाई जाने लगी है, लेकिन ये पूरे भारत की पहचान नहीं है। यहां मैं थोड़ी सी बात आपको बताना चाहता हूं कि क्या होता है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ कल्चर। ओके, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ कल्चर यानी किसी संस्कृति का, किसी सांस्कृतिक तत्व का सार्वभौमिकरण, समझे। तो कैसे इसको ऐसे समझाना चाहता हूं कि जैसे आप लोगों ने निमोना खाया है कभी? निमोना, है ना, सभी जानते हैं निमोना। नहीं, निमोना क्या होता है, मटर को पीस करके और निमोना बनाया जाता है। एक तरह की सब्जी होती है जो चावल से खाई जाती है। ये हमारे अवध और यूपी, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, उस बेल्ट में ये बहुत पॉपुलर है, बाकी और कहीं नहीं खाई जाती है ना। लेकिन इमेजिन करो कि एक समय ऐसा है जब निमोना जो है वो पूरे भारत का एक नेशनल डिश बन जाए। तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सलाइजेशन हो गया। जैसे दूसरा एग्जांपल इडली डोसा है।
इडली डोसा पंजाब का डिश है? नहीं, है ना? ओके, लेकिन आज आपको पंजाब में भी मिलेगा, मध्य प्रदेश में भी इडली डोसा। छोला भटूरा, हाँ, दिल्ली पंजाब, लेकिन आपको चेन्नई में भी मिलेगा ये, केरल में भी मिलेगा ये। तो ये क्या हुआ? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ कल्चरल एलिमेंट्स। ये प्रोसेस चलती रहती है। तो उसी तरह से दुर्गा पूजा का भी यूनिवर्सलाइजेशन हो गया, वरना ये एक लोकल फेस्टिवल था, सिर्फ बंगालियों का फेस्टिवल हुआ करता था दुर्गा पूजा। लेकिन आज बंगालियों से ज्यादा धूमधाम से ये पूरे भारत में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। ओके, इसके बाद गरबा आप जानते हैं, है ना? गरबा नौ दुर्गे के अवसर पर, गरबा का लिटरल मीनिंग क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है? गरबे में किसकी पूजा की जाती है? गर्भ, जो 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 मटका होता है ना, वो मटका गरबा, यानी वो मटका प्रतीक होता है किसका? वो मटका प्रतीक होता है धरती का, भूमि का। ओके, तो हम अपनी जो मातृ देवी है, धरती माता है, ओके, उसको देवी मान करके, ओके, वो घड़ा, एक घड़ा रखते हैं, खाली घड़ा नहीं रखते, घड़े के ऊपर मिट्टी लगाते हैं और उसके ऊपर हम जवारे लगाते हैं। तो 9 दिन, ये क्या है? ये प्रतीक है क्रिएशन का, ये प्रतीक है रिप्रोडक्टिविटी का, ये प्रतीक है जनन और प्रजनन का, ये प्रतीक है पैदा होने का, ओके, सृजन का प्रतीक है। तो ये हम विशेष करिए हमारे मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में और पूरे गुजरात में गरबा पॉपुलर है। आफ्टर दैट दीपावली, ये 16th एलिमेंट है जिसको शामिल किया गया। अब दीपावली के बारे में क्या बताऊं? 21वां G20 शिखर सम्मेलन, है ना? ओके, G20 का जो पिछला शिखर सम्मेलन हुआ था, आप जानते हो, पिछला शिखर सम्मेलन G20 का इंडिया में हुआ था, भारत में हुआ था, और भारत के अलग अलग शहरों में से आयोजित किया गया था। ओके, 20वां, अभी ये 21वां शिखर सम्मेलन है G20 का, और ये 21वां शिखर सम्मेलन G20 का ये कहां किया जाएगा? ये 21वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स में, यानी अमेरिका में। ओके, और इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? 2 बातें इंपॉर्टेंट है कि ये डोनाल्ड ट्रंप का अपना पर्सनल जो रिसॉर्ट है, जिसका नाम है ट्रंप नेशनल डोराल मियामी में। मियामी एक बहुत पॉपुलर, बहुत मतलब जैसे हमारे यहाँ गोवा है, ऐसे अमेरिका में मियामी है। ओके, तो वहां पर इन्होंने अपना रिसॉर्ट बना रखा है डोराल नाम का, तो वहां पर ये आयोजित किया जाएगा। और इससे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस सम्मेलन में साउथ अफ्रीका को हटा दिया है उन्होंने, कि साउथ अफ्रीका नहीं आ सकता, और साउथ अफ्रीका की जगह G20 में डोनाल्ड ट्रंप ने पोलैंड को शामिल कर लिया है। और ऐसा क्यों किया उन्होंने? तो अफ्रीकनर के साथ हो रहे भेदभाव, मतलब उनका कहना है कि जो साउथ अफ्रीका है वहां की एक खास प्रकार की जनजाति है अफ्रीकनर, तो उसके साथ अफ्रीका की गवर्नमेंट या अफ्रीका के लोग जो हैं वो एट्रोसिटी यानी अत्याचार करते हैं उसके ऊपर। तो और अफ्रीकन गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, अफ्रीकन गवर्नमेंट जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। तो इसलिए जो है हम साउथ अफ्रीका का विरोध कर रहे हैं। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ अफ्रीका के ऊपर केवल इसी आधार पर, अब डोनाल्ड ट्रंप को तो क्या कोई बहाना चाहिए होता है सुर्खियों में आने के लिए ना, और आते आते दुनिया की ऐसी की तैसी करवा दी उस इंसान ने। नहीं, अपनी सेखी बघारते बघारते उस इंसान ने सबके सामने संकट ला दिया है। इट मे बी पॉसिबल कि आगे आने वाले 8-10 दिन के भीतर हमारे यहां भी फर्स्ट टाइम इमरजेंसी लगानी पड़े, फाइनेंशियल इकोनॉमिक इमरजेंसी, कि भाई सब अपने अपने घर में कैद रहो, डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, खाना जैसे मन चाहे वैसे बनाओ, होटल रेस्टोरेंट सब बंद हो जाएंगे। बिकॉज एनर्जी हमारे मूवमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। एनर्जी, इस खाली एनर्जी का ही प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैंने कल सुना है कि ईरान जो है अब दुबई, दुबई, यूएई और कतर,
ये जो उसके पड़ोस के अरबियन स्टेट्स हैं, वहां पर जितने बैंक हैं, बैंकों के ऊपर बम फेंकेगा। तो बैंकों के ऊपर बम फेंकेगा तो इसका इसका फर्क, बिकॉज ये इकोनॉमिक हब्स हैं, जब इनके ऊपर बम फेंकेगा ईरान तो क्या होगा। अच्छा, और इस डर से बहुत सारे बैंक भाग रहे हैं अब, तो इनकी इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी। डीजल पेट्रोल ठप कर दिया, गैस ठप कर दिया, इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी। और इसका असर, इसका मतलब ये जो युद्ध है, इसका असर केवल ईरान और अमेरिका इजराइल पर नहीं पड़ रहा है, मतलब लड़ रहे हैं तीन, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। हम अभी बहुत अच्छी स्टेट में हैं, मतलब हम अभी बहुत अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन हमेशा ही ऐसा नहीं रहेगा। अगर 10-15 दिन युद्ध और बढ़ा तो हम सबको शायद कोविड की तरह घर में कैद होना पड़े। संकट डे बाय डे गहराता जाए। अच्छा, और कुछ एक और भी रीजन है इसका कि क्या होता है, जैसे मेरे व्हीकल में है अभी इतना डीजल है गाड़ी में मेरी कि मैं 10-15 दिन आराम से आ जा सकता हूं, है ना। ओके, लेकिन अब तक मुझे 5-6 लोग कह चुके हैं कि फुल करवा लो टैंक। अब मेरा ऐसा सोचना है कि फुल भी करवा लूंगा तो कितने दिन चलेगा, 15 दिन और, है ना। तो ठीक है, 15 दिन बाद गाड़ी बंद होगी, 15 दिन पहले बंद हो जाएगी। लेकिन हमारी ये जो टेंडेंसी है कि आप सोचो कि जहां हर इंसान, एक इमेजिन करो कि हर गाड़ी मालिक जहां 2000 रुपए का डीजल डलवाता था एक सप्ताह में, अगर उसने जस्ट डबल कर दिया, इसको 4000 का डलवाने लगा, तो ऑटोमेटिक क्राइसिस आ ही जाएगी। तो हमारे यहां अब क्या है, जिसके घर में 2 सिलेंडर भरा पड़ा है, वो फिर एक सिलेंडर और किसी के नाम से, अभी तक समझे ना, हमारे घर में 2 सिलेंडर खाली पड़े थे क्योंकि हमारे घर में वो जो पीएनजी पाइप वाली गैस आ गई है। लेकिन वो जो 2 सिलेंडर खाली पड़े हैं, उन सिलेंडर्स पर पता नहीं किसकी किसकी नजर है, भैया हमें ही दे दो, हम भरवा लें। अब क्या करोगे यार भरवा के, समस्या इतनी जल्दी रिजॉल्व थोड़ी होने वाली, और हो गई तो हो गई, खत्म हो गई तो हो गई, और नहीं तो सबको समाधान ढूंढना पड़ेगा, फिर चलेंगे जंगल वंगल में लकड़ी उकड़ी बीन के खाना बनाएंगे उसमें। हाँ, मतलब इतना भी क्या डरना यार। हाँ, अनायास हम भयभीत होते रहते। आज सुबह में न्यूज, हाँ हर भाई आग आएगी नहीं तो कैसे होगा। देखो दो बातें हैं ना, 2 बातें हैं। एक तो इंपोर्ट बंद हो गया है, नहीं हो आ पा रहा है बाहर से। हमारे पास गैस ऐसी चीज है, पेट्रोल डीजल तब भी थोड़ा सा सिक्योरिटी है, गैस ऐसी चीज है, गैस को हम कहां स्टोर करेंगे, मतलब गैस का जो स्टोरेज है उसकी अपनी कॉस्ट होती है, समझे ना, कितना गैस हम स्टोर करके रख पाएंगे। अब आप बोलो कि अगर हम उसको लिक्विफाइड करके स्टोर करके रखें गैस को, तो वहां धमाका होने का डर रहता है, जमीन के नीचे ब्लास्ट हो गया तो पता चला पूरा राज्य उड़ जाए एक धमाके से, तो स्टोर नहीं कर सकते उसको। फिर बहुत टेंशन, बहुत तनाव की जरूरत नहीं। तनाव मतलब जो हमारे यहाँ अभी क्राइसिस हो रही है, वो क्राइसिस खाली हम लोगों की आपाधापी के कारण हो रही है, और अफवाह कि 8 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, खत्म हो जाएगा तो तुम्हारा एक सिलेंडर फिर कितने दिन चलेगा, आप हिसाब लगाओ कितने दिन चलेगा। फिर उसके बाद तो फिर वही सड़क पर सब आ जाएंगे, है ना। आ रही बात समझ में ना। तो मैंने तो यही निश्चय किया कि नहीं, मैं तो पेट्रोल पंप पर नहीं जाऊंगा, अब लगे रहने दो लोगों को लाइन में, भरवाने दो, ठीक है, अपन तो थोड़ा संयम बना के रखे, नहीं मतलब खत्म ही हो गया तो डलवा लो भाई। लेकिन अननेसेसरी कि मतलब 20 लीटर का, ऐसे लोग बोलते 20 लीटर का गैलन भी ले जाओ उसमें भरवा लेना, तो ये फिर आर्टिफिशियल क्राइसिस होती है ना। ओके, चले आगे। हाँ, अगला क्या है, 2026 के लिए इंडिया जो है वो इंडिया यानी भारत को ब्रिक्स की अध्यक्षता मिली है। ये आप जानते हो कि ब्रिक्स में जो शामिल देश हैं वो 5 देश हैं ब्रिक्स में, ब्राजील हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया और साउथ अफ्रीका हो गया। ओके, ये ध्यान देने वाली बस बात यह है कि अभी जो भारत को अध्यक्षता मिली है उसमें 4 पिलर्स है।
एक है रेजिलेंस, एक है इनोवेशन, एक है कोऑपरेशन और एक है सस्टेनेबिलिटी। इन 4 मुद्दों पर बात की जाएगी, इन 4 मुद्दों पर डिस्कशन किया जाएगा। इसके बाद है, ये इंपॉर्टेंट है कि गूगल जो बड़ी आईटी कंपनी है गूगल ने तेलंगाना सरकार के साथ एक डील की है, ठीक, उनके साथ एक समझौता किया है और इस समझौते के तहत टी हब हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, वहां पर टी हब, टी फॉर तेलंगाना, हब फॉर हब, ओके। तो एक टी हब को डेवलप करने का, टी हब क्या होगा? टी हब मतलब एक ऐसी जगह समझ लीजिए कि जिस जगह पर बहुत सारी कंपनीज काम करेंगी और वो सारी की सारी कंपनीज एआई से रिलेटेड या एआई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में तेलंगाना सरकार जो है वो गूगल के साथ मिलकर के एक हब डेवलप कर रहा है और उसमें अगर आकाश को एआई रिलेटेड कोई नया सॉफ्टवेयर डेवलप करना है या एआई पर आधारित कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो स्टार्टअप परियोजनाओं को ये हब मदद करेगा। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कान्हा पेंच कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ठीक। कान्हा किसली और पेंच नेशनल पार्क, कान्हा किसली नेशनल पार्क बालाघाट में है और पेंच नेशनल पार्क जो है वो सिवनी में है और दोनों आपस में सटे हुए राज्य हैं। ये जो कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर 5,925 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र का हिस्सा रहेगा। कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा, संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यानों को ये आपस में जोड़ेगा, ओके। और कुछ महत्वपूर्ण अन्य जो गलियारे हैं उसमें कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो मंदसौर में है, नीमच में है, ओके। चंबल नदी के ऊपर गांधी सागर डैम बना हुआ है मध्य प्रदेश और राजस्थान की बाउंड्री पर, ओके। तो वहां उस डैम के चारों ओर एक जो वन क्षेत्र विकसित हो गया वो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य है और ये कूनो नेशनल पार्क आपका श्योपुर में है ना। तो एक तरफ नीमच है, एक तरफ श्योपुर है, ठीक। तो यहां पर एक मंदसौर नीमच मिला करके, मतलब गांधी सागर की जो कुछ पोजीशन ऐसी है कि पहले तो नीमच जिला था ही नहीं, पहले मंदसौर ही जिला हुआ करता था, फिर बाद में मंदसौर को काट करके नीमच नया राज्य बना। तो अब कुछ ऐसा हो गया, जो गांधी सागर डैम है, गांधी सागर डैम ऐसा हो गया कि मतलब ये चंबल नदी जा रही है और यहां डैम बन गया। तो ये जो इसका पूरा गांधी सागर का मतलब वो लेक जो बैक वाटर का एरिया है वो अब दोनों राज्यों में फैला हुआ है, ठीक। और इसी के चारों ओर वन क्षेत्र विकसित हुआ, ठीक। यहीं से एक नहर निकाली गई है भाई। देखो, अच्छा एक बात और आपको बताता हूं, ये बहुत नेचुरल है ना कि ऐसे राज्य जैसे मध्य प्रदेश जैसे राज्य हैं जहां पर कोई ऑल सीजन रिवर्स यानी सदावाहिनी नदियां नहीं होती हैं, उन स्टेट्स में पानी का संकट रहता है, जल खेती के लिए चाहिए, जल इंडस्ट्री के लिए चाहिए पानी, इसकी दिक्कत रहती है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे राज्य से जो नदियां निकल रही हैं, जैसे मध्य प्रदेश को हम क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं। मायका क्यों कहते हैं नदियों का? क्योंकि हमारे राज्य से नदियां निकल करके दूसरे राज्यों में जाती हैं। तो हर जगह आप देख लेना कोई भी रिवर हो, ठीक। अब इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण बड़ी बड़ी नदियों के नाम मैं आपको बताऊं तो अगर हम उधर से चलते हैं, क्या कहते हैं, अपने पूरब से, तो एक पहली नदी सोन नदी हो गई, ठीक, जो उत्तर प्रदेश में चली जा रही है। तो वहां जहां ये उत्तर प्रदेश में एंटर करेगी ना, वहां एक डैम बनेगा कि जिससे इस नदी का पानी उस स्टेट में ना जाने पाए, क्योंकि ऑलरेडी उस स्टेट के पास बहुत पानी है। तो वहां रिहन डैम बन गया, उससे पहले उससे बड़ा डैम बना, बाणसागर डैम बन गया, है ना। आ रही बात समझ में? दूसरी नदी की बात करें, दूसरी नदी बेतवा नदी है, ठीक। बेतवा नदी के
जहां इंटर करती है उत्तर प्रदेश में बेतवा अपने विदिशा से आगे निकलते हुए ललितपुर में इंटर करती है, तो वहां पर माता टीला डैम बन गया, माता टीला बांध बन गया। ऐसे समझे ना मेरी बात को। तो इसी क्रम में जैसे नर्मदा नदी निकलती है, बाउंड्री पर सरदार सरोवर डैम बन गया। ठीक, तो इसी क्रम में क्या, इसी क्रम में जो चंबल नदी है, चंबल नदी पर जहां वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की बाउंड्री लगती है वहां पर, अच्छा दोनों का ऐसे ऐसे जितने भी मैं डैम्स बता रहा हूं उनमें फिर दोनों की पार्टनरशिप होती है स्टेट्स की। मतलब ऐसा नहीं होता कि हमारी नदी थी हमने पानी रोक लिया अब तुम्हें नहीं मिलेगा। एक समझौते के तहत दूसरा राज्य परमिशन देता है। उस समझौते में क्या होता है कि पानी हम रोक जरूर ले रहे हैं, लेकिन इसका जो बंटवारा हम आधा आधा कर लेंगे, इससे जो बिजली बनेगी उसको हम आधा आधा यूज कर लेंगे। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना। अच्छा, गांधी सागर जो बांध है उसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गांधी सागर डैम 1965 में बना था, 1965 में बना था ये। ओके, और गांधी सागर मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना है। ओके, तो इसके बाद एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एमपीपीएससी के लिहाज से, बट आपको जानते रहना चाहिए कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी जिसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या सरल भाषा में इसको एफडीआई कहते हैं। ठीक, एफडीआई। ओके सुमित, एफडीआई मतलब समझे क्या होता है? एफडीआई मतलब क्या होता है? अच्छा, पहले तो इसको समझने के लिए आप समझो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, निवेश क्या होता है। तो लाभ के लिए अगर कहीं भी पैसा लगाया जाए तो उसको हम इन्वेस्टमेंट या उसको हम निवेश कहते हैं। ओके, लाभ के लिए पैसा लगाना। ठीक, ओके। अब मान लीजिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पैसा लगाना है, तो क्या करना पड़ेगा सुमित? पैसा लगाने के लिए हमें सेक्टर चुनना पड़ेगा कि किस सेक्टर में पैसा लगाएं। फिर हमने मिलके डिसाइड किया, हमने मिलके तय किया, क्या डिसाइड किया कि हम एजुकेशन सेक्टर में पैसा लगाएंगे। मतलब हम एक बहुत इंटरनेशनल लेवल का कॉलेज या यूनिवर्सिटी खोलेंगे भोपाल में। ओके, आ रही बात समझ में? तो इट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, इसको हम निवेश कहते हैं। अब जिसने ये डिसाइड किया है वो दो तरह का व्यक्ति हो सकता है भोपाल में पैसा लगाने वाला। वो विदेशी हो सकता है और वो अपने देश का हो सकता है। अगर वो अपने देश का है तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कहलाता है, और अगर वो विदेशी है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम से जाना जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब फिर फॉरेन पर चलते हैं। तो जो फॉरेन में बैठा हुआ बंदा है मिस्टर टॉम, वो उसने डिसाइड किया कि उसे कहां, भोपाल में, एक बात। दूसरी बात क्या, एजुकेशन सेक्टर में पैसा डालना है, क्योंकि उसे उसके हिसाब से, उसकी एनालिसिस के हिसाब से एजुकेशन सेक्टर इज द मोस्ट ग्रोइंग सेक्टर ऑफ मध्य प्रदेश। उसका ऐसा सोचना है। सब कुछ सोच समझ करके उसने ये डिसाइड किया कि उसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एजुकेशन सेक्टर में पैसा डालना है। ओके, अब ये पैसा वो दो तरीके से लगा सकता है। पहला तरीका कि वो बंदा मिस्टर टॉम खुद भोपाल आए, जगह खरीदे, यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो भी प्लान है वो बनवाए, स्कूल खोले, एक इंटरनेशनल, समझे ना? हाँ, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे। ओके, एक तरीका ये है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब दूसरा तरीका क्या है? अगर उसे ऐसा लगता है कि ये सब मेरे बस की बात नहीं है लेकिन पैसा तो मुझे लगाना है, तो दूसरा तरीका क्या है कि भोपाल के किसी बड़े इंस्टीट्यूट को, जो पहले से रनिंग में है, या कोई नया इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश हो रहा है, उसका मार्केट में शेयर आया हुआ है, वो शेयर मार्केट के थ्रू पैसा लगा दे। तो इसको हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। समझे ना? तो कितने तरह का फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितने तरह का होता है, या इन्वेस्टमेंट कितने तरह का होता है बोले तो इन्वेस्टमेंट दो तरह का होता है, एक डी फॉर डायरेक्ट, एक पी फॉर पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में हम
समझे? जैसे जैसे ऐसा समझ लीजिए कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे 10 लाख रुपया लगाना है कहीं। क्यों लगाते हैं हम? जिससे हमें फायदा मिले, है ना? ओके, जिससे हमें फायदा मिले, इसलिए हम पैसा लगाते हैं। क्लियर है? अब मैंने क्या चुना? मैंने चुना कि भाई कहां पैसा लगाए हम, तो पता चला फर्टिलाइजर के सेक्टर में पैसा लगाया जाए, क्योंकि खाद से फायदा बहुत आता है, खाद में फायदा बहुत आता है। अब पहला तरीका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि मैं खुद फर्टिलाइजर की फैक्ट्री खोलूं, और दूसरा तरीका क्या होता है कि जो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी पहले से ही काम कर रही है, मैं उसका शेयर खरीद लूं। तो जब शेयर खरीद लूंगा तो वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, और जब डायरेक्ट पैसा लगा करके और मैं अपनी फैक्ट्री लगाऊंगा तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, है ना? अब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे फायदे होते हैं, और खासकर अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसका हो, खासकर अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉरेनर का हो, तो पहला फायदा क्या होता है इससे? पहला फायदा क्या होता है? पहला फायदा होता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपने साथ फॉरेन करेंसी लेके आता है। समझे ना? फॉरेन करेंसी का मतलब ये हो गया कि कोई भी विदेशी अगर हमारे यहां 400 500 ओके मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट लगा रहा है, मान लो, तो 400 500 मिलियन डॉलर फॉरेन करेंसी रिजर्व में इनकम हो गई। एक फायदा। दूसरा फायदा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, यह फायदा पोर्टफोलियो में नहीं आएगा, ठीक? ओके, जो दूसरा वाला है, देखो पोर्टफोलियो में यह फायदा आएगा पहला वाला, कि अगर भाई चाहे डायरेक्ट करो चाहे पोर्टफोलियो से करो, अगर कोई अमेरिकन हमारे मार्केट में पैसा लगा रहा है तो वो डॉलर में ही लगाएगा, है ना? आ रही मेरी बात समझ में? लेकिन दूसरा फायदा जो है वो पोर्टफोलियो में नहीं है, डायरेक्ट में है। दूसरा फायदा क्या है? कि दूसरा फायदा यह है कि कोई फॉरेन इन्वेस्टर अगर हमारी कंट्री में आके पैसा लगाता है तो अपनी टेक्नोलॉजी लेके आता है वो। ओके, अगर कोई कंपनी जो पहले से ही रनिंग हमारे देश में काम कर रही है उसमें पैसा लगाता है तो वो टेक्नोलॉजी, भाई जब हमारी कंपनी नहीं तो मैं अपनी टेक्नोलॉजी उसको क्यों दूंगा? मैंने तो उस कंपनी का केवल शेयर खरीदा हुआ है, जिस दिन शेयर के दाम गिरने शुरू हुए मैं अपना पैसा निकाल के भाग जाऊंगा। आ रही बात समझ? इन्वेस्टमेंट कैसा भी हो, चाहे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो, चाहे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, चाहे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, कैसा भी इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश होता है तो न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती हैं, रोजगार के नए अवसर निर्मित होते हैं, हमारे जो पढ़े लिखे स्किल्ड यूथ है उन्हें जॉब मिलती है, उनकी इनकम बढ़ती है, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ती है, उनकी खरीदने की क्षमता बढ़ती है, एक्सेट्रा। समझ गए बात? हाँ, ओके। और ओवरऑल इन सब का फायदा हमारे जीडीपी को या हमारे देश को मिलता है, हमारी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ता है, एक्सेट्रा। तो भारत के फॉरेन करेंसी रिजर्व में हाल ही के वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। ओके, 2024-25 में ये 81.05 हटा दो, 04 हटा दो, डायरेक्ट राउंड फिगर में रखो तो 81 अरब डॉलर तक पहुंच गई। ओके, यह पिछले वर्ष की तुलना में 14% अधिक है, तो ये याद रखना छोटा सा फैक्ट है। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक की जो वित्तीय समावेशन की नीति है भारतीय रिजर्व बैंक ने, इसको थोड़ा समझ लीजिए। हाँ, वित्तीय समावेशन का मतलब होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। क्या? फाइनेंशियल इंक्लूजन। इंक्लूजन मतलब पहले समझते हैं इसमें क्या होता है। इंक्लूजन मतलब होता है सबके लिए। ओके, कुछ भी, जैसे हम कहें एजुकेशनल इंक्लूजन, तो इसका मतलब जैसे मैंने एक इंस्टीट्यूट खोला और उसमें मेरा लिखा मैंने कि मेरा ऑब्जेक्ट शैक्षिक समावेशन को बढ़ावा देना है, तो मेरा मोटो क्या होगा? एजुकेशन फॉर ऑल। मतलब मेरा जो संस्थान होगा वो अमीर और गरीब के बीच में फर्क नहीं करेगा, मेरे संस्थान के दरवाजे सबके लिए खुले रहेंगे और मेरी कोशिश होगी कि समाज के हर वर्ग तक मैं शिक्षा पहुंचा पाऊं, खासकर उन वर्गों तक मेरी प्रायोरिटी होगी, उन वर्गों तक
या उन वर्गों को लाभ पहुंचाना जो डिप्राइव हैं, जो अभी इससे वंचित हैं। जैसे मैं देखता हूं कि गंदी बस्तियों के जो बच्चे होते हैं वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, जैसे मैं देखता हूं कि भिखारियों के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। ओके, तो मेरा पर्पज, मेरा उद्देश्य होगा कि मैं देखता हूं कि जो ये होते हैं ट्रांसजेंडर्स, वो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, तो मेरा पर्पज होगा क्या, मेरा उद्देश्य होगा खासकर जैसे जो जो कारीगर टाइप के जातियां होती हैं, खासकर जैसे मुस्लिम कम्युनिटी है, उनमें बच्चे नहीं पढ़ते लिखते हैं, छोटेपन से उन्हें मिस्त्री बना दिया जाता है, उन्हें स्किल हुनर पर जोड़ देते हैं वो लोग। तो मेरा मकसद क्या होगा, मैं उन लोगों तक एक्सेस पहुंचाऊं, अपनी उन लोगों तक एक्सेस बनाऊं, उन लोगों तक पहुंचूं और उन्हें शिक्षा में शामिल करूं। ठीक समझे? तो जब कभी शब्द आए इंक्लूशन, तो इसका मतलब, हाँ, अब इसी से शब्द बना क्या, समावेशी विकास। अब बताओ इसका मतलब क्या हुआ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट जब हम बोलेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया डेवलपमेंट फॉर ऑल। विकास आमतौर पर क्या देखा जाता है, आमतौर पर देखने में ऐसा आता है कि जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो रही हैं, जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं ना, कहां हो रही हैं, सबसे पहली बात तो महानगरों में हो रही हैं। मेट्रो चल रही है, कहां चल रही है, बड़े शहरों में चल रही है। मॉल बन रहे हैं कहां, बड़े शहरों में। सिनेप्लेक्स कहां कहां, बड़े शहरों में। अच्छी सड़कें कहां, बड़े शहरों में। आ रही बात समझ में? गांव अभी भी विकास का लाभ, विकास का मजा नहीं। 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी कहां, बड़े शहरों में। गांव में अभी भी 8-8 10-10 घंटे की बिजली की कटौती होती है ना? आ रही मेरी बात समझ में, हाँ कि नहीं? तो अगर हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है कि हम एक ऐसे डेवलपमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं जिसमें हम गांव और शहर दोनों को शामिल करेंगे और इंडिया और भारत के बीच का जो गैप है उस गैप को मिटाने की कोशिश करेंगे। हम ये चाहते हैं कि जो डेवलपमेंट का बेनिफिट है, विकास का जो लाभ है, जो डेवलपमेंट का बेनिफिशियरी है, वो समाज का हर वर्ग हो, जिसमें महिलाएं भी शामिल हो, जिसमें गरीब भी शामिल हो, जिसमें अल्पसंख्यक भी शामिल हो, जिसमें शारीरिक रूप से जो अक्षम लोग हैं वो भी शामिल हो, बुजुर्ग भी शामिल हो, हर वर्ग को विकास का लाभ मिल सके। अगर हमारी प्लानिंग ऐसी है तो इसको हम कहते हैं द प्लानिंग ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट, है ना? अब इसी से आ गया क्या, इसी से आ गया फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत बड़ी बात है ना। फाइनेंशियल इंक्लूजन को अच्छे से समझो। इससे पहले मैं छोटी सी बात बताता हूं कि पहले जब हमारे यहां बैंक नेशनलाइज किए गए, यानी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, उससे पहले की मैं आपको बात बताता हूं। उससे पहले क्या था, बैंकिंग फैसिलिटीज जो आरबीआई द्वारा गवर्न की जाती थी, बैंकिंग फैसिलिटीज वाज वेयर लिमिटेड इनटू फ्यू हैंड्स। मतलब एक जमाना था ना जब लड़के की शादी फोन देख के कर दी जाती थी। किसी घर में फोन है तो बहुत बड़ा आदमी है वो, किसी के घर में कार है तो बहुत अमीर आदमी है ना? हाँ, आ रहे मेरे पास। और नंबर तीसरी चीज क्या, किसी के पास बैंक अकाउंट है। बाप रे, इनका तो बैंक अकाउंट है। लोग, मतलब मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, अपने समझदारी की बात कर रहा हूं कि जब एटीएम कार्ड आया था तो लोग एटीएम कार्ड का प्रदर्शन शो ऑफ करते थे कि ये क्रेडिट कार्ड है। और लोग, बहुत सारे लोग तो आज भी नहीं जानते कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड में डिफरेंस क्या होता है ना? नहीं जानते हैं। ठीक, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनी तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बहुत काम किया। उन्होंने कहा कि ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, जो इलाहाबाद बैंक है, ओके, या ये जो इंडियन बैंक है, इसका लाभ केवल शहरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इन बैंकों को अपनी शाखा गांव में भी खोलनी पड़ेगी, है ना? ओके, और इसी के तहत पहले 14 और फिर 6 और बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों, मतलब ग्रामीण क्षेत्र का बैंक समझ रहे हैं, बैंक फॉर ग्रामीण्स, गांव के लोगों के लिए भी बैंकिंग फैसिलिटी हो। इसके लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने रीजनल रूरल बैंकिंग, जिसको हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहते हैं, उसका कॉन्सेप्ट लेके आई। आ रहा है बात समझ में?
हाँ, तो वो प्रयास हुआ, लेकिन फिर वही कि ढाक के 3 5 चलता रहा। बैंकों की मनमानी चलती रही। बैंकों से लोग अभी भी बहुत दूर थे। ग्रामीण क्षेत्रों में जो सेविंग्स वगैरह होती थी वो पोस्ट ऑफिस के जरिए की जाती थी। पैसा वैसा भेजने के लिए मनी ऑर्डर चलता था। ओके, फिर क्या हुआ? फिर मोदी जी आए। मोदी जी ने एक स्कीम चलाई जिसको कहते हैं जनधन योजना। जनधन योजना के तहत करोड़ों की संख्या में नए बैंक अकाउंट खोले गए और हर चीज को, हर इंसान का अकाउंट होना चाहिए। मेरा खाता भाग्य विधाता। ओके, क्यों हर इंसान का क्यों अकाउंट होना चाहिए? हर व्यक्ति का अकाउंट क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये गवर्नमेंट एक नई रणनीति, एक नई स्ट्रेटजी पर काम कर रही थी अगेंस्ट द करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ। ओके, कि सपोज कर लीजिए पहले कैसा होता था कि गांव में वृद्धावस्था पेंशन बांटे जाते थे। 600 रुपए महीने गांव की वृद्धा, कोई वृद्ध महिला है, उसे पेंशन मिलता था। तो क्या होता था कि जो ग्राम का सरपंच है, गांव का सरपंच है, वो 100 फर्जी वृद्ध महिलाओं के नाम डलवा देता था उसमें, और उनका जो भी अमाउंट बनता था 100 इंटू 500, ठीक, जो भी अमाउंट बनता था वो अमाउंट कैश विड्रॉ करवा लेता था बैंक से जाकर के। समझे? अब क्या स्कीम आई? अब स्कीम आई डीबीटी। डीबीटी मतलब क्या होता है समझे? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। क्या मतलब? डायरेक्ट डीबीटी या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि हम आपके हाथ में नहीं देंगे, आपके अकाउंट में जाएगा। लेकिन अकाउंट में तो तब जाएगा जब आपका अकाउंट होगा। बच्चियां हैं जैसे, उनको स्कॉलरशिप मिलती थी, पहले हाथ में कैश मिलती थी, 250 रुपए 300 रुपए जो भी हो, है ना? जो भी अनुसूचित जाति जनजाति SC ST के लोग हैं, बच्चे हॉस्टल में रहकर बाहर राज्य मतलब स्टेट स्पॉन्सर्ड हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें कुछ स्टाइपेंड मिलता था, 2000 रुपए मान लीजिए मिलता है उन्हें। पहले हाथ में दिया जाता था कि जेब खर्च के लिए 2000 रुपए। तो ये डीबीटी का स्कीम, उसमें भी क्या, उसमें भी अकाउंट होल्डर का आधार वेरिफिकेशन जरूरी है, जो ये सिद्ध करेगा कि ये बंदा है, वास्तव में एग्जिस्ट करता है ये बंदा। ओके, तो इस तरह से तमाम सारी डेवलपमेंट हुई। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब क्या हो गया। फाइनेंशियल इंक्लूजन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर आप देखो तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है कि सब्जी वाला है। इवन मतलब मुझे जो लगता है वो दिन दूर नहीं है ना जब भिखारी भी QR कोड लेके घूमेगा। लेकिन उसके पीछे देखो आप शायद तब भी QR कोड ही देखो। मैं उसके पीछे देख रहा हूं कि इसका मतलब भिखारी का भी बैंक में अकाउंट है ना? छोटे छोटे जो ठेले लगा रहे हैं, छोटे छोटे जो गुमटियां लगा रहे हैं, सबके पास QR कोड है। और कैसे है QR कोड, कहां जा रहा है पैसा? अगर आप QR किसी बैंक अकाउंट में जा रहा है ना, इसका मतलब बैंक अकाउंट आप सबके लिए है। दैट इज कॉल्ड इंक्लूजन। अगर आपका बैंक अकाउंट है तो दो चीज आपको मिलती है, दो फैसिलिटी आपको मिलती है। पहली फैसिलिटी मिलती है कि अपनी सेविंग जमा करो, और दूसरी फैसिलिटी मिलती है जरूरत पड़ने पर आप उनसे पैसा ले सको। क्योंकि बैंक देने के लिए ही तो जमा करवाता है ना? समझे ना? बैंक जो आपसे पैसा रखवाता है सिर्फ इसलिए रखवाता है कि आपका पैसा किसी को दे के 4 पैसा बैंक कमा सके, और उसमें से 2 पैसा आपको भी दे सके इंटरेस्ट के तौर पर, ब्याज के तौर पर, है ना? तो ये सारी फैसिलिटीज कहलाती हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन।